नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पशुपालन और कीट विज्ञान यानी जो कृषि और पशुपालन का टॉपिक हमने उसका पार्ट 1 अपलोड किया है, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। ठीक है। तो पशुपालन और कीट विज्ञान में जो भी मतलब गौवंशीय नस्लें हैं वो सारा हम देख लेंगे, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, शुअर, मुर्गी। और उसके बाद फिर जो पिशिकल्चर है या फिश फार्मिंग है, मत्स्य पालन, और फिर एक्वाकल्चर है, फिर सेरिकल्चर है, और फिर एपीकल्चर है। उसके बाद लाख कीट पालन और फसलों से संबंधित प्रमुख रोग और पशुओं के जो प्रमुख रोग हैं, ये सारा, और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण और भी चीज़ें की जो प्रमुख क्रांतियां हैं उनके बारे में देखेंगे यहाँ पे। और जो विश्व में कृषि के विशेष प्रकार होते हैं ये सारे जानते हैं, आप पूछे जाते हैं लगभग। और प्रमुख कृषि संस्थान और वो कहाँ पे स्थित है, तो ये सारा आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो कैटल ब्रीड्स होते हैं यानी जो गौवंशीय नस्लें होती हैं वो कौन कौन सी होती है। मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप खाली जानते रहिए। देखिए, कुछ प्रजातियां हैं और उनकी उत्पत्ति स्थल कहाँ कहाँ पे। तो गिर जो प्रजाति है ये गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में इनकी उत्पत्ति स्थल है। सीरी है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, भूटान में है। कांकरेज जो कि गुजरात के कच्छ और राजस्थान में पाई जाती है। और थार पारकर पाकिस्तान और राजस्थान में है। हरियाणा जो है वो हरियाणा के रोहतक हिसार जिले में। और बरगुर तमिलनाडु में। और कांगयम ये आंध्र प्रदेश में। खिल्लारी जो है ये महाराष्ट्र में। और अमृत महल हल्लीकार ये कर्नाटक में। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, और साहिवाल जो है वो भारत के मांटगोमरी क्षेत्र में साहिवाल क्षेत्र जो प्रजाति की गाय है वो पाई जाती है। और रेड सिंधी जो है वो पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। तो ये कुछ गायों की प्रमुख नस्लें हैं और उनकी उत्पत्ति स्थल के बारे में हमने आपको बताया। देखिए, जो गाय की नस्लें होती हैं वो कई टाइप से, इनको हम थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट करते हैं, कहने का मतलब। तो सबसे पहला जो हम ये देखते हैं कि जो कौन सी दुधारू गाय कौन सी है। ठीक है। तो दुधारू गाय का मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती हैं, तो उसमें कौन कौन सी आती है, तो उसमें आती है साहिवाल है। और उसके बाद दूसरी जो आती है वो है गिर। और उसके बाद है रेड सिंधी। ठीक है। ये सारी जो हैं ये क्या करती हैं, ये दुधारू गाय हैं यानी दूध ज़्यादा देती हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर पे इसमें आता है वो है भारवाही, यानी जो भार ढोने के लिए होती हैं उनको हम भारवाही कहते हैं। तो इसमें जो आती हैं वो है हल्लीकार। और दूसरा है जो कि अमृत महल। अभी हमने अमृत महल के बारे में बताया आपको, ये कहाँ, कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है। और उसके बाद है बरगुर, ये भी एक गाय की प्रजाति है। नागौरी है, बछौर है, खिल्लारी है, मालवी है, सीरी है। ये सब जो कैसी हैं, ये भारवाही जो कि गाय की नस्लें हैं। अब इसके बाद इसमें जो तीसरा आता है वो है देवकाजी, यानी दोनों में बेस्ट हो, यानी दूध देने में भी बेस्ट हो और वो भार ढोने में भी बेस्ट हो। तो इसके अंतर्गत आती है थार पारकर। थार पारकर। थार पारकर कहाँ से रिलेटेड है, तो ये पाकिस्तान राजस्थान से रिलेटेड है। और इसमें आएगा फिर कांकरेज। कांकरेज के बारे में हमने पहले देखा, ये गुजरात से रिलेटेड है। और मेवाती है, ये दोनों कामों के लिए बेस्ट है, ये सारी है। ठीक है। देखिए, गायों की अगर भारत में कहें कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो गायों की सबसे भारी नस्ल यही है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, गायों की सबसे भारी नस्ल है ये कांकरेज। ठीक है। और होलिस्टीन फ्रीजियन गाय जो होती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करती हैं। कौन सी, होलस्टीन फ्रीजियन। फ्रीजियन जो गाय होती हैं ये मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन यही करती हैं। ठीक है। और विदेशी नस्ल की जो गाय है, जरसिंध जिसको कहते हैं, भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जरसिंध उसका नाम है। और गरनसी एक गाय होती है, गरनसी गाय। तो इसके जो दूध में 5% तक फैट पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी गाय के बारे में। और अगर आप कुछ और विदेशी नस्लों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की जो है वो जर्सी है। होलस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है, वो नीदरलैंड की हैं। और ब्राउन स्विस भी स्विट्जरलैंड की है। गरनसी जो गाय है ये कहाँ की है, ये फ्रांस की है। ठीक है। और एक है आयरशायर जो कि स्कॉटलैंड से रिलेटेड है। तो ये गाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद हम देखते हैं भैंस। देखिए, भैंसों को भारत में दो वर्गों में रखा जाता है। एक तो इनको कहा जाता है भारतीय भैंस, तो उनको कहा जाता है जल भैंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो विदेशी भैंस होती हैं उनको दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये कहा जाता है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग पाई जाती है। और अगर आप भैंस की नस्लों की बात करें तो लगभग 5 या 6 हैं जिनको की मान्यता प्राप्त है।
मुर्रा हरियाणा से रिलेटेड है, सुरती गुजरात से रिलेटेड है, महसाना गुजरात से रिलेटेड है, जाफराबादी गुजरात से, नागपुरी महाराष्ट्र से, भदावरी जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और तराई जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भैंसों की नस्ल हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली भैंसें हैं उनको कहा जाता है मुर्रा, मुर्रा। ठीक है, और विश्व की आप ये कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल है ये। ठीक है, और सबसे भारी जो होती है भैंस, सबसे भारी भैंस कौन सी है वो है जाफराबादी, जाफराबादी। जाफराबादी कहाँ से रिलेटेड है, ये गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, और भदावरी जो है देश में सर्वाधिक फैट होता है। भदावरी कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको अभी हमने बताया भी था, भदावरी जो है वो यूपी और एमपी से रिलेटेड है। मतलब सबसे ज़्यादा फैट होता है, वसा इसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो लगभग होता है 14% तक का वसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो यहाँ पे उनको नोट कर लीजिए। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये है हिसार में। ठीक है, और विश्व में क्लोन द्वारा उत्पादित दूसरा भैंस का बच्चा मरियम है उसका नाम, जो कि कहाँ पे किया गया है, तो करनाल हरियाणा में किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी गाय और भैंस के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं भेड़ के लिए। तो भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं आप जानते हैं, उसमें मतलब दूध के लिए भी होता है, ऊन के लिए भी होता है, मांस के लिए भी होता है, और कालीन ऊन के लिए भी होता है। तो इन चार कैटेगरी में भेड़ की जो नस्लें होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब दूध के लिए अगर आप देखेंगे भेड़ की नस्लें, तो लोही है, नुरेज है, कुका है। ऊन के लिए अगर आप देखें तो बीकानेरी, दक्कनी, भाकरवाल है, चोकला, ये सारी ऊन के लिए बेस्ट नस्लें हैं। मांस के लिए फिर जालौनी है, शाहवादी है, हसन है, वजीरा है, नेल्लोर है, ये सारी हैं। और कालीन ऊन के उत्पादन के लिए भेड़ की जो नस्ल है वो है मागरा, जो कि बीकानेर से है, और चोकला है, और मारवाड़ी है, गद्दी है। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय भैंसे भारतीय भेड़ें हैं जिनको कि अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया, दूध के लिए, ऊन के लिए, मांस के लिए और कालीन उद्योग के लिए। और अगर आप विदेशी भेड़ की नस्लें देखें तो जो मतलब दूध के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं वो है बलूची, और जो विदेशी भेड़ की नस्लें ऊन के लिए वो है रैम्बुल या फिर लेसिस्टर या फिर मैरिनो भेड़, जो कि विदेशी मतलब भेड़ है और ऊन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय भेड़ एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये है अंबिका नगर, अंबिका नगर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और भेड़ की और भी अगर अन्य नस्लें आप देखें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूध के मामले में सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी लोही, और मतलब द्विकाजी नस्लें जो कि भार ढोने के लिए भी है, दूध के लिए भी, तो उसमें लोही और कच्छी है। और ऊन के लिए बेस्ट तो फिर उसका नाम चोकला है, चोकला जो एक प्रजाति है। ठीक है, अगर विदेशियों को देखें तो मैरिनो जो भेड़ है, मैरिनो भेड़, ये कहाँ की है, ये स्पेन की है, और मतलब सर्वाधिक या सर्वोत्तम ऊन प्रदाता नस्ल। ठीक है, तो ये भेड़ के बारे में महत्वपूर्ण चीज़। इसके बाद बकरी के बारे में देखते हैं। तो बकरी स्तनधारी वर्ग में आती है, आप सभी जानते हैं, और निर्धनों की कामधेनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये किस वर्ग में आती हैं, स्तनधारी वर्ग में आती हैं। और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह पाने के कारण मतलब जो बकरियां होती हैं वो अधिकतर रेगिस्तान में ही इनको पाला जाता है, और बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता डेयरी भी कहा जाता है। ठीक है, बकरी के दूध के पोषक तत्व की बात करें तो जो आयरन होता है वो गाय की मतलब जो गाय का दूध होता है उसकी अपेक्षा अधिक होता है। पोटेशियम वोटेशियम ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर बकरी के नस्ल की आप बात करेंगे तो भारत में जो पहली नस्ल है वो है दुधा, जो कि जमुनापारी, बीटल, ओसामावादी, झकराना, बारवती, सुरती, ये सारी सब हैं। मांस के लिए फिर सिरोही, ब्लैक बंगाल, ये सारे हैं। ऊन के लिए पश्मीना, चेंगू है। खाल के लिए ब्लैक बंगाल और मालवारी है। ठीक है, तो मतलब भारत में अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि दूध है, मांस है, ऊन है, इन सब के लिए अलग अलग जो मतलब नस्लें हैं बकरी की। अगर आप विदेशों के देखें तो सानेन बकरी जो कि स्विट्जरलैंड की है, दूध की रानी इसको कहा जाता है। और ऐसे ही नूरी है जो कि विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन बनाया गया उसको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सुअर। तो सुअर जो है वो सूस वर्ग का जानवर है, सूस वर्ग का ये जानवर है।
SUS, ठीक है। और यह स्वतंत्र रूप से जंगलों में पाया जाता है तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोग इसको पालते भी हैं। अब भारत में इनकी नस्लों की बात करें तो घुंघरू है, डूम है, जोवाक है, नियांग है, मेघा है, ये सारी जो कि सुअर की नस्लें हैं। और अगर विदेशों में आप देखें तो टैमवर्थ जो है इंग्लैंड की नस्ल है, सफ़ेद यॉर्कशायर इंग्लैंड की है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गियों की जो नस्लें होती हैं एशियाई नस्लें हैं, असील, ब्रह्मा जो कि भारत में, लेगसान है, कोचीन है। और अधिक जो अंडा उत्पादन करने वाली नस्लें हैं उनका नाम है मिनोरका, और उसके बाद है वाइट लेग हॉर्न, ठीक है। ये अधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्लें हैं। और मांस के लिए फिर कोचीन या न्यू हैम्पशायर है। और जो मनोरंजक नस्लें हैं मुर्गियों की वो है असील, असील उसका नाम है, मतलब जिनका उपयोग लड़ाई में होता है, मुर्गी मुर्गी की लड़ाई में, मुर्गे की लड़ाई उड़ाई के लिए, ठीक है। और मुर्गी के अंडे का खोल जो है वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है अंडे का जो खोल होता है। और संसार में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है, वो है लेग हार्न, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम पिसिकल्चर या फिश फार्मिंग यानी मत्स्य पालन के बारे में। मत्स्य पालन को मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे। एक तो हो जाती है कि समुद्री मछलियाँ यानी जो समुद्र में पाली जाती हैं, और एक जो होती है वो ताजे जल की मछलियाँ, ठीक है। तो मतलब जो समुद्री मछलियाँ होती हैं वो बेलापवर्ती मछली, खुले समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली कौन कौन सी मछलियाँ हैं, तो वो है मैक्रेल, और उसके बाद है ट्यूना, और उसके बाद है सारडाइन, ठीक है। और मतलब सागर के नितल में पाई जाने वाली कौन सी मछलियाँ हैं, तो उनको कहा जाता है हेलोबट, और उसके बाद फिर क्या, कार्ड, ठीक है। ऐसे ही ताजे जल की जो मछलियाँ होती हैं यानी सर्फेस, उनको कहते हैं सरफेस फीडर, तो वो है कतला यानी ऊपर रहती हैं। और कॉलम फीडर तो वो हैं रोहू, और उसके बाद फिर बॉटम फीडर यानी जो सबसे नीचे रहती हैं उनको कहा जाता है मृगला, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। मछली सबसे सस्ती और आसानी से पाचन योग्य जंतु प्रोटीन मानी गई है, ठीक है। और भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की प्रमुख मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है रोहू है, कतला है, मांगुर है, ये सारी हैं। रोहू जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली है, जिसे टापरा या रुई के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्वाकल्चर के बारे में। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है कि जलीय उत्पादों यथा शैवाल, श्रिम्प, कृत्रिम मोती, मछली आदि इन सब चीज़ों को नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत खेती करना क्या कहलाता है, उनको एक्वाकल्चर के नाम से जाना जाता है। यह लवणीय और ताजे दोनों जल में किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्वाकल्चर की बेसिक डिफिनेशन है। इसमें जो एक आता है मैरीन कल्चर यानी जो सागरीय कृषि, तो ये एक्वाकल्चर का एक विशेष शाखा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सिर्फ समुद्री जीवों को कृषि को सम्मिलित किया जाता है, इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप कह सकते हैं कि कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है वो मरीन कल्चर के उसमें आता है। इसके बाद फिर सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। तो कच्चे रेशम यानी जो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए क्या होता है, रेशमी कीड़ों का पालन किया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है सेरीकल्चर, या फिर सिल्क फार्मिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए भारत में रेशम की जो है सभी पांचों वाणिज्यिक किस्में पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी पांच वाणिज्यिक किस्में हैं, तो पहला है मलबरी, और उसके बाद दूसरा है ट्रॉपिकल टसर, तीसरा है ओक टसर, और चौथा है ईरी, और पांचवा है मूंगा, ठीक है। ये पांचों जो किस्में हैं वाणिज्यिक किस्में, ये उत्पादन इनका करने वाला भारत क्या है, अकेला देश है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टेबल में इनको समझ लेते हैं कि रेशम के प्रकार, रेशम के जो है प्रकार, और दूसरे उसमें उनसे रिलेटेड जो कीट है कौन सा है, और जो जिस वृक्ष पर रहते हैं यानी आहार वृक्ष उनको हम कहते हैं, और मूल स्थान देख लेंगे, और उसके बाद जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो देख लेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें एक टेबल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वन बाय वन इनको हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं, जो रेशम का प्रकार है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आया मलबरी रेशम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो कीट है वो कौन सा है, तो वो है बॉबिक्स मोरी,
बॉबिक्स मोरी उस कीट का नाम है। और ये वृक्ष किससे, तो ये सहतूत के वृक्ष, सहतूत के वृक्ष या मलबरी वृक्ष उसको कहते हैं। इसका मूल स्थान चीन में है। और उत्पादन करने वाले राज्य कौन है, तो कर्नाटका है, और आंध्र प्रदेश है, और वेस्ट बंगाल है, और फिर तमिलनाडु है। ठीक है। इसके बाद ईरी रेशम की बात करते हैं। तो ईरी रेशम, इससे रिलेटेड कीट कौन सा है, तो वो है फिलोसेमिया रीसनी, फिलोसेमिया रीसनी। ठीक है। सारे फैक्ट एक जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किस वृक्ष पर रहते हैं, तो ये कैस्टर के वृक्ष पर रहते हैं। और इसका मूल स्थान कहाँ पे है, तो ये भारत है। और अगर स्टेट देखें आप भारत में, तो असम, और जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो सारे हैं। इसके बाद है मूंगा, मूंगा रेशम। तो इससे रिलेटेड जो कीट है वो है एंथेराइया, एंथेराइया असामेंसिस, असामेंसिस। ठीक है। और ये वृक्ष किस पे रहते हैं, तो सोम एवं किस पे, सुआलू पे। ठीक है। और मूल स्थान इनका है भारत। अगर आप स्टेट देखेंगे तो आपको मिलेगा असम। इसके बाद टसर रेशम, टसर या फिर ओक रेशम। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो कीट है उसको कहा जाता है एंथेराइया प्रोथली। तो ये है एंथेराइया प्रोथली। ठीक है। कौन से वृक्ष पे ये रहते हैं, तो ये ओक के वृक्ष पे रहते हैं। और भारत और चीन दोनों इनका मूल स्थान है। और उत्पादक अगर स्टेट देखें तो आपको मिलेगा मणिपुर और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और फिर असम। इसके बाद सबसे लास्ट में टसर ट्रॉपिकल रेशम या टसर रेशम। ठीक है। और ये भी एंथेराइया यहाँ पे होगा, और उसके बाद आएगा माइलीटा। ठीक है। किस वृक्ष पे ये रहते हैं, तो ये अर्जुन के वृक्ष पे रहते हैं। और भारत इनका मूल स्थान है। और अगर आप स्टेट देखें तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था रेशम कीट के बारे में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, देसी टसर का जो संस्कृत नाम है उसको कोसा सिल्क कहा जाता है। और बाफ्टा टसर और कॉटन का जो है मिक्स होता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। खाद्य परिरक्षण के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन, देखिए ये मुख्य परीक्षा का भी एक टॉपिक है, पूरा कंप्लीट एक इसका टॉपिक है। और प्रीलिम्स में भी इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें जो भी खाद्य परिरक्षण है कैसे करते हैं, और उनके पर्टिकुलर जो प्रोसेस हैं वो क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न क्या बन सकते हैं, और जो सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न क्या बन सकते हैं, वो सारा हम देख लेते हैं। आई थिंक पेपर थर्ड में आपको इकोनॉमी के सेक्शन में ये मिलेगा। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि किसी भी जो खाद्य सामग्री है उसमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके, जो उनकी कार्यविधि है उनको रोककर, या जो खाद्य पदार्थों से उनको हटाकर, और एंजाइम को नष्ट कर खाद्य पदार्थों का जो परिरक्षण किया जाता है उसी को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। सिंपल सी डिफिनीशन है। अगर मान लिया मुख्य परीक्षा में लिखने को भी आती है तो आप इसको ऐसे ही कोट कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना पहली बात हो गई। और जो उनकी श्वसन की प्रक्रिया है, कार्यविधि मतलब उनको रोकना, और उनको खाद्य पदार्थ से हटाना, और जो पर्टिकुलर एंजाइम्स वो रिलेट कर रहे हैं या वो रिलीज कर रहे हैं उनको हटाकर हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि उच्च तापक्रम का प्रयोग करके कई बार फूड से जो पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हटाया जाता है, निम्न ताप का प्रयोग करके भी हटाया जाता है, नमी के निष्कासन से भी हटाया जाता है, वायु के निष्कासन से भी हटाया जाता है, और उसके बाद फिर किण्वन से हटाया जाता है। उसके बाद फिर किण्वन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि अल्कोहलिक किण्वन क्या होता है, लैक्टिक एसिड का किण्वन क्या होता है, और एसिटिक एसिड का किण्वन क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण परिरक्षण प्रक्रियाएं हैं वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहला है उच्च तापक्रम का प्रयोग करके। अब उच्च तापक्रम का प्रयोग करके किसी भी फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। मेनली फल परिरक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। फल परिरक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किसका, जो उच्च तापक्रम का प्रयोग है। अब इसको कहा जाता है कैनिंग या बॉटलिंग या ब्लीचिंग, पाश्चुरीकरण और निर्जीवीकरण। ये सारे जो हैं इसी उच्च तापक्रम वाले सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ठीक है। आपने
एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा कि दूध का क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दूध को पहले उबाला जाता है और फिर उसको मतलब ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है। देखिए, ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग में सब्जियों को थोड़ी देर के लिए उबलते हुए जल में या भाप में अच्छी तरीके से गर्म करते हैं। क्या है वो, उसका नाम है ब्लीचिंग। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें उबलते हुए जल में सब्जियों को डाल दिया जाता है और या फिर भाप से ही गर्म कर लिया जाता है। सब्जियों के हिमीकरण से पहले ब्लीचिंग आवश्यक है। ये क्या होता है कि एंजाइम की क्रियाओं को ये रोकता है, जिससे उसका जो सब्जी का स्वाद है, रंग है, बनावट है, ये सारी चीज़ें स्टेबल रहती हैं, वो खराब नहीं होने पाती। तो ये उच्च तापक्रम का प्रयोग करके फल का परीक्षण कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद जो है निम्न तापक्रम का प्रयोग। अब निम्न ताप पर क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों और जो एंजाइम होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो स्टेबल हो जाती हैं। और आप ये कहें कि तापक्रम में लगभग हर जगह 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर आहार में रासायनिक प्रक्रियाओं की जो मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं दर होती है, वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है। तो जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसकी जो दर होती है वो क्या हो जाएगी, वो दोगुनी हो जाएगी अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है। देखिए, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं या जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि निम्न जो तापक्रम का प्रयोग किया जाता है, इससे इसके प्रयोग से क्या किया जाता है कि जो मतलब परिरक्षित आहार हैं और जो ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है जो तीसरा इसमें कि नमी का निष्कर्षण करके कैसे किसी फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नमी के निष्कासन द्वारा बैक्टीरिया है, ईस्ट है, मोल्ड है और अन्य दूसरे जो दूषित सूक्ष्म जीवी होते हैं, आदि से क्या हो जाता है, हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। और फल और सब्जियों को सुखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है कि मतलब अगर मान लिया किसी भी फल में नमी ज़्यादा है तो उसको नमी का निष्कासन कर देंगे तो फल हमारा क्या हो जाएगा या सब्जी हमारी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें आप, तो फल के रस को गाढ़ा करना या मुरब्बा तैयार करना, क्या है इसका मतलब, यही है कि हम नमी को वहाँ से निकाल रहे हैं। इसके बाद है वायु का निष्कासन। अब वायु के निष्कासन का मतलब ये होता है कि जो वायुजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, वायु के अभाव में क्या होता है, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस विधि के प्रयोग द्वारा उनकी भी वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। देखिए, कैनिंग और निर्जलीकरण का इस सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है। कैनिंग और किस चीज़ का, निर्जलीकरण। ये जो दो सिद्धांत हैं वो वायु के निष्कासन के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसके बाद है किंडवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, अवायवीय दशाओं के अंतर्गत ईस्ट है, बैक्टीरिया है और सूक्ष्म जीव, इनका प्रयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का एल्कोहल और CO2 या कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब किण्वन के जो प्रमुख कुछ प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहला इसमें अल्कोहलिक किण्वन है। अल्कोहलिक किण्वन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो शुगर का अपघटन, शुगर यानी शर्करा, आप शर्करा ही लिखिए, शर्करा का जो अपघटन होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है। जिसमें अल्कोहल तथा CO2 का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया द्वारा सिरका तथा मदिरा तैयार की जाती है। इसमें प्रमुख परिरक्षक क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है। तो अल्कोहलिक किण्वन में मेनली क्या बनाया जाता है, तो वही सिरका और जो शराब होती है, इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है और जो इसका जो मेन फैक्टर होता है वो है अल्कोहल। इसके बाद लैक्टिक एसिड का किण्वन क्या होता है, तो इसमें अल्कोहल का विघटन किसमें हो जाता है, इसमें अल्कोहल का जो विघटन है वो किसमें हो जाता है, वो एसिटिक एसिड जीवाणुओं द्वारा होता है। एसिटिक एसिड जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और ये मुख्य परिरक्षक की भूमिका निभाता है और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सिरका तैयार करने में इसका प्रयोग होता है, सिरका बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद एसिटिक एसिड का जो किण्वन है, इसमें शर्करा का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है, शर्करा का अपघटन होता है जीवाणुओं के द्वारा और क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड। मुख्य परीक्षा में भी आपको इससे प्रश्न मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, और प्रीलिम्स में तो खैर पूछे ही पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और आप सुन लीजिए इससे रिलेटेड। देखिए, कैनिंग है या निर्जलीकरण है, इसमें क्या होता है कि वायु निष्कासन की विधि का प्रयोग होता है। ठीक है। और टेबल सिरके में क्या होता है,
हाँ, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसको नोट कर लीजिए। जो टेबल सिरका होता है, टेबल सिरका, अरे टेबल सिरका, उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो उसकी मात्रा कितनी होती है, 4 से 6% के आसपास होती है। लेकिन अचार का जो सिरका होता है, अचार वाला सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 18% के आसपास होती है। ये 4 से 6% है, ठीक। और फल और सब्जियों को स्थायी संरक्षण के लिए उसमें क्या होना चाहिए कि 15% या इससे अधिक नमक का प्रयोग किया जाता है। फल और सब्जियों का अस्थायी संरक्षण, जो अस्थायी संरक्षण होता है उसके लिए 15% जो नमक होता है उसका यूज किया जाता है, या उससे ज़्यादा नमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट इसके मैं आपको बता दूं, तो इसमें देखिए कच्चे फलों में प्रोटोपैक्टिन और पक्के फलों में पैक्टिन पाया जाता है। कच्चे फलों में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रोटोपैक्टिन, और जो पके फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पैक्टिन, ठीक है। अब पके फलों में पैक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, तो वो जेली मीटर से ज्ञात की, सॉरी जेल मीटर से ज्ञात की जाती है। जेल मीटर क्या है, ये पके फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने का एक तरीका है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा एसिटाइलिन गैस का उत्सर्जन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है, तो वो होता है एसिटाइलिन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और निकोलस एपर्ट जो कि फ्रांस के थे, इनको खाद्य प्रसंस्करण का जनक माना जाता है। यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या नाम है, निकोलस एपर्ट। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के, और इनको जनक माना जाता है किसका, खाद्य प्रसंस्करण का। देखिए 7 pH मान पर सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता क्या होती है, सर्वाधिक अस्थायी होती है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें इससे देख लीजिए कि फलों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20 से 24% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फलों को सुरक्षित रखने के लिए नमी की जो मात्रा होनी चाहिए वो 20 से लेकर 24% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं या रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें फल और सब्जियों को 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ठीक है। और अन्न भंडारण हेतु नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अन्न भंडारण हेतु नमी कितना होना चाहिए, नमी की मात्रा, तो वो 14% से कम होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण चीज की केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये मैसूर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक था, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन में इतना आप कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ओके। इसके बाद इसमें प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र, महत्वपूर्ण डेटा है, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। तो कृषि उत्पादन में तकनीकी सुधार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का श्रेय किसको दिया गया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के हैं, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और श्वेत क्रांति, तो दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, जिसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई, इसका श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। सदाबहार क्रांति मतलब जैव तकनीकों द्वारा कृषि के समय विकास हेतु, गुलाबी क्रांति का मतलब झींगा या प्याज उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए, फिर लाल क्रांति है मांस टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि के लिए। बीपीएससी में एक बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, मतलब पूछे सभी गए हैं, जितने भी इसमें हैं वो लगभग सारे पूछे गए हैं। इसके बाद है ब्राउन जो क्रांति है, चमड़ा और कोको उत्पादन में वृद्धि के लिए। गोल्डन फाइबर जो क्रांति है वो जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए। सिल्क फाइबर क्रांति कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए। ग्रे क्रांति का मतलब होता है उर्वरक को बढ़ावा देना। इंद्रधनुष क्रांति
तो कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, और उसके बाद फिर विश्व के कृषि के जो विशेष प्रकार हैं उनके मतलब क्या क्या होते हैं, जैसे कि विटीकल्चर तो अंगूरों का उत्पादन, पिसीकल्चर मछली का उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों फल सब्जियों आदि का उत्पादन, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, और फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से जो प्रक्रिया है, ओलेरीकल्चर पौष्टिक शाक सब्जियों की कृषि, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, मोरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, इसको कहा जाता है पोमोलॉजी, मतलब फल विज्ञान है। इसके बाद जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये मैक्सिको में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये फिलीपींस में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु कर्नाटक, और राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, भारतीय चीनी संस्थान यानी कानपुर में है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म हिसार हरियाणा में है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में, चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में, विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में, राष्ट्रीय पौध संरक्षा और एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा बेंगलुरु में, आईसीएआर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इसके बाद केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे झांसी में, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, और पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव संस्थान कहाँ पे बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता में, और ये भारतीय है भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स और गर्म संस्थान ये नामकुम रांची में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, आईसीएआर समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, और अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है जोधपुर में है। ठीक है, इसके बाद कुछ पर्टिकुलर बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर ये है आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोच्चि केरल में है, और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे महाराष्ट्र में, और राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड ये दिल्ली में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में, और केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पे है ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि पिछले वर्ष आर की परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में, या और भी जो स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पे पूछे गए हैं, तो वो सारे हमने एक जगह यहाँ पे कॉन्साइज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीकल्चर का जो सेक्शन था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका रिवीजन एक दो बार करिएगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, बाकी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।